तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों आज करेंगे +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, यूनिट नंबर 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हम कर रहे थे पिछली काफी दिनों से, तो उसी के अंदर अब अगला एक नया टॉपिक है। अब इसे करने से पहले बच्चों इसको एक बार देख लो। रिजिड मीन्स, जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, कोई बॉडी जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हों। क्योंकि पिछले टॉपिक्स में हमने इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा था वो एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर वर्किंग की थी। उसके ऊपर हम फोर्स वगैरह लगा रहे थे, उसी की एक्सेलरेशन, उसी की वेलोसिटी, उसी की डिस्प्लेसमेंट काउंट करते थे। इस लेक्चर में बच्चों, इस यूनिट के अंदर हम रिजिड बॉडीज को लेकर चल रहे हैं। मींस एक बॉडी जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। रिजिड है मींस डेफिनेट शेप है उसकी, ओके। हार्ड है काफी कि उसके ऊपर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसकी बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी। तो अब उसी रिजिड बॉडीज का इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इक्विलिब्रियम मींस उसको एक स्टेबल पोजीशन पर लेकर आना है, उसको रोकना है, उसकी डायनामिक मोमेंट्स को खत्म करना, उसको बैलेंस में लेकर आना है। तो वो वर्ड है इक्विलिब्रियम, ओके। इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी, बैलेंस बनाकर रखना है। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर दो लॉ है, या आप इसको बोल दो कि दो कंडीशंस है रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी जो है बच्चों दो ही तरह से मूव करती होगी। या तो वो ट्रांसलेशनल सीधा मूव करेगी, या कैसे मूव करेगी, रोटेशनल, अपने एक्सिस के अराउंड घूमेगी। तो एक है ट्रांसलेशनल और एक है रोटेशनल। दोनों का इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन और एक है इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशनल मोशन। ये दो कंडीशंस है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन मींस जो बॉडी ऐसे मूव कर रही है उसका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, या वो उसे कैसे बोलोगे कि अब वो इक्विलिब्रियम में है। तो उसको बच्चों कैसे पढ़ेंगे? हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स के अंदर ही, उसी की डेफिनेशन को एक्सटेंड करके इकट्ठा करके एक ही के अंदर लिख दिया, तो वो बनता है इक्विलिब्रियम। तो वो क्या है? अगर किसी बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, या कह लो कि फोर्स इक्वल्स टू 0 हो, एट दैट टाइम बच्चों वो जो बॉडी होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। मींस एट दैट टाइम या तो वो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही होगी। मींस पहले ही उसके अंदर वो मोशन में थी, हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ना तो जिस साइड को बॉडी मूव कर रही है उस साइड को, ना तो उससे ऑपोजिट। सो देयरफॉर उसका जो यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो मोशन में है तो उसका यूनिफॉर्म मोशन स्टेबल रहेगा, और अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। देयरफॉर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? तो अगर रोटेशनल मोशन की बात की जाए तो बनाओ बच्चों, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या था? ये ट्रांसलेशनल में है, रोटेशनल में क्या है? तो एट दैट टाइम कोई बॉडी इस मोशन में अगर घूम रही है तो घूम रही है मींस उसका इक्विलिब्रियम कैसे लेकर आएंगे? जहां तो बच्चों टॉर्क उसके ऊपर जो लग रही होगी वो हो जाए 0, तभी अगर टॉर्क 0 होगी तभी वो इक्विलिब्रियम में है। मींस एट दैट टाइम या तो वो रेस्ट पे हो या किसी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही हो। यूनिफॉर्म मोशन मींस उसकी ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये क्या हो जाए? यूनिफॉर्म। इसमें क्या है? v या u कह लो, दोनों एक ही रहेगी, ओके। जो इनिशियल थी वही फाइनल रहेगी, फोर्स 0 रहेगा। समझ में आ गई बात बच्चों? इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब अगर रेस्ट पे रेस्ट पे रहे, मींस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगवाना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेगा तो वो उसका इक्विलिब्रियम खराब करेगा, उसको मूवमेंट दिलवाएगा। क्लियर? तो क्लियर हो गया आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल भी। अब ट्रांसलेशनल के अंदर होगा क्या? अगर F 0 है तो V इक्वल्स टू U प्लस AT, ये हमारे पास था। और हमारे पास क्या था? F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 0, इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। मास तो कभी 0 हो नहीं सकता,
तो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन 0 होगी तो देयरफॉर v इक्वल्स टू u रहेगा। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमेशा रहेगी। तो एक्सटर्नल अगर बच्चों एक्सेलरेशन नहीं आ रही तो वो कैसे नहीं आ रही, अगर फोर्स 0 होगा। तो देयरफॉर फोर्स 0 रखो तो ये केस आएगा, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रोटेशनल के अंदर भी सेम इसी तरह से फॉलो होगा केस। अब रोटेशनल मोशन है तो इस केस के अंदर क्या होगा, कोई बॉडी है, उसका मान लो ये है फल्क्रम, ओके। टॉर्क का 0 होना, यहां पर एक फोर्स लगेगा, ये फल्क्रम या आप इसको बोल दो ओरिजिन है, ओके। टॉर्क ना आए तो ये इससे इस साइड कितनी दूरी पर है, r, यहां पर मैं फोर्स लगाऊंगा, क्लियर। यहां से भी ये कोई दूरी है, ये r1 है, ये r2 है, यहां पर भी कोई ना कोई फोर्स लगेगी। अगर तो फोर्स लग रही है ऐसे, देखो अब फोर्स ऐसे है, तो इन दोनों के मूवमेंट की वजह से कैसा टॉर्क हमारे पास बनकर आएगी, ऐसे मूवमेंट होगी। तो अगर ऐसे मींस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ऐसे ऐसे मींस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इस मूवमेंट के कारण किस साइड को आएगा, इस आपकी ओर को क्या बनेगी, टॉर्क की डायरेक्शन आएगी। मींस स्क्रू वाला केस है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो बच्चों वो क्या होगा, बाहर को आएगा, अगर ऐसे करूंगा तो वो अंदर की ओर जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई हमारे पास, ओके। तो इस वाले केस में क्या होगा, अब यहां पर फोर्स F1 है तो यहां पर लिख दो F2 है। तो इन दोनों की वजह से अब ऐसे ऐसे और यहां से ऐसे, तो ऐसी मूवमेंट मींस क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, ओके। तो ये किस साइड को जाएगा, यहां से इस साइड, इससे टॉर्क कैसे बनेगी, इस साइड को बनेगी, टूवर्ड्स दी बॉर्ड बनेगी। तो इससे आया टॉर्क 1, इससे आ गई टॉर्क 2, तो ये कैसी होगी, अब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गई। अब अगर ये वाली टॉर्क और ये वाली टॉर्क दोनों क्या हो जाए बराबर, तो टोटल टॉर्क क्या बनेगी, 0। क्यों बनी, क्योंकि एक एंटी थी, एक क्लॉकवाइज थी। एक इसको इस साइड को घुमाने की कोशिश करेगी, एक इस साइड को घुमाने की कोशिश करेगी, और ये एक पूरी पूरी क्या रॉड है, ना तो ये नीचे को जाएगा या ना तो ये नीचे को जाएगा, तो ये बैलेंस रहेगा। तो हमारे पास टॉर्क क्या आएगी, एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगी, 0। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बच्चों कि टॉर्क हमारे पास क्या आ चुका है, 0, ओके। तो टॉर्क आ गई 0, तो इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशनल मोशन भी क्लियर हो गया। So therefore at that time हमने जो एक्सटर्नली टॉर्क प्रोवाइड की थी उसकी वजह से इसके अंदर कोई मोशन नहीं आया, ना तो रोटेशन ऐसे आई, ना तो रोटेशनल ऐसे हुई, ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ना तो ये क्लॉकवाइज घूमा, ओके। अगर इसके अंदर पहले से कोई टॉर्क है, हमारी एक्सटर्नल टॉर्क से पहले अगर कोई टॉर्क है जिसकी वजह से ये लगातार किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो बच्चों वो पहले वाली और अब वाली वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मींस एक्सटर्नल टॉर्क अभी कोई नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहले जो थी एंगुलर वेलोसिटी अब भी वही रह रही है। क्लियर। तो इस केस को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर ये केस आ गया तो आप इसको अच्छे से और कैसे समझ पाओगे, देखो हम लोगों ने पढ़ा, अभी पहले पढ़ लिया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस केस में क्या होगा, यहां पर भी आएगा मास और साथ में क्या आएगा, एक्सेलरेशन के लिए अल्फा आएगा। एक बात और बच्चों, यहां पर ये जो m लगा रहा हूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी यहां पर जो पिछला लेक्चर था उस वाले केस में भी L इक्वल्स टू साथ में लगाया था मास और उसके साथ लगाया था मैंने वेलोसिटी में ओमेगा। यहां पर m है, अभी तक आप इसको कुछ और नहीं समझ पाए और कुछ नहीं पढ़ पाए इसके बारे में। अभी आप इसको मास ही पढ़ रहे हो रोटेशन में भी, क्योंकि अभी तक हम उस लेक्चर में पहुंच नहीं पाए, ओके। इनर्शिया ऑफ मोशन तक हम अभी तक पहुंचे नहीं है, तो देयरफॉर हम इसको m ही पढ़ रहे हैं। अगले चैप्टर्स में ये m कुछ और बनेगा। रोटेशन में क्या मास होता है वो बच्चों अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी तक सिर्फ आपको m ही लेकर चल रहा हूं, ठीक है। अगले लेक्चर में देखेंगे कि m क्या बन जाएगा, यहां पर m ही आएगा कि कुछ और आएगा।
तो वो अगले लेक्चर तक होगा। अभी आपके अंदर जो कंसेप्ट दिमाग में चल रहे हैं हम उसी को लेकर आगे फर्दर ऑन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो m साथ में आ गया अल्फा, तो m हो गया अल्फा हो गया। अगर ये चीज जीरो तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो अल्फा भी क्या होगा, जीरो। तो अल्फा जीरो होगा। तो इस इक्वेशन को अभी तक आप नहीं पढ़ पाए और हम इसको रोटेशनल मोशन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन भी पढ़ेंगे आज के इसी लेक्चर में। बट अभी मैंने आपको सिर्फ ऐसे बता रहा हूं, ये फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन साथ में टाइम। ओके, तो इस वाले केस में ये जीरो हो गया, तो ये चीज कुछ ऐसे बन जाएगी, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल रहेगी इस वाले केस के अंदर भी। क्लियर, ये भी चीज आपको समझ में आ गई। अब एक और बात, कभी कभार क्या होता है बच्चों कि जो ये मोशन होता है, अभी तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ये हमारे पास टॉर्क क्या आ गई है, जीरो, टॉर्क जीरो है। अगर आपको पूछा जाए कि ये जो मोशन हो, अभी इस केस में टॉर्क जीरो है, इसका फोर्स इस साइड को, इसका फोर्स इस साइड को, मींस एक ही डायरेक्शन को लग रहे हैं। सो अगर फोर्स एक ही साइड को लग रहा हो, एट दैट टाइम क्या होगा, ये जो मोशन होगा ये कौन सा होता है, ट्रांसलेटरी। ये जो मोशन है ये ट्रांसलेटरी है, ना के एंड नॉट रोटेशनल मोशन। ओके, इस वाले केस में अगर दोनों के दोनों फोर्स एक ही साइड को लग रहे हैं, जैसे यहां पर अब लग रहे हैं, और ये फोर्स इतना ज्यादा है कि ये जो रॉड है ये कोई वेट को बैलेंस नहीं कर पा रही, इतना ये वेट अपने ऊपर नहीं झेल पा रही, तो बच्चों क्या होगा, यहां से अगर फलक्रम टूटता है तो ये दोनों फोर्स एक साइड को लगेंगे, तो मूवमेंट कैसी आ जाएगी, एक ही साइड को आ जाएगी। तो वो कौन सी बन गई, ट्रांसलेटरी। ओके, और अगर इन दोनों में से, जैसे यही फिर से फलक्रम, फोर्स एक इस साइड को है, एक फोर्स इस साइड को लग जाए, तो ये आर आर हो गए, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, एक इस साइड को एक इस साइड को, तो इस केस के अंदर ये मोशन कौन सा होगा, नॉट ट्रांसलेटरी मोशन एंड इट इज अ रोटेशनल मोशन। मींस अब ये इस साइड को, ये इस साइड को तो लगातार ऐसे घूमता रहेगा, तो ये कौन सा मोशन बन गया, रोटेशनल, ना कि ट्रांसलेटरी। और ये टॉर्क क्या थी, ये आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है बच्चों। हमने क्या पढ़ा था इसको, R1 क्रॉस F1 इक्वल्स टू, इस वाले केस में क्या था, R2 क्रॉस F2, दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पर थे। इस इक्वेशन से ये चीज बनी थी, और ये दोनों इक्वल्स टू थे, देयरफॉर एक्सटर्नल टॉर्क क्या बन रही थी, जीरो। क्लियर, तो ये केस भी हमारा जो कंडीशंस थी, ये दोनों बच्चों इक्विलिब्रियम की हमने क्लियर कर दिया, ट्रांसलेटरी और रोटेशन में, समझ में आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मोशन। ओके, अब जो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स बच्चों एक वर्ड है, मोमेंट ऑफ फोर्स, वो किसको बोलते हैं, हम टॉर्क को ही बोलते हैं। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क दोनों सेम थिंग्स है। अब प्रिंसिपल क्या होगा इस टॉर्क का, ओके, अभी टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो वो प्रिंसिपल क्या है, वो बच्चों प्रिंसिपल क्या होगा कि अगर टॉर्क क्या हो जाए, जीरो, किसी पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट के ऊपर, ओरिजिन पॉइंट मींस कोई हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर जो टॉर्क लग रही हो वो हो जाए जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी किस में है, बैलेंस्ड है। ये है हमारे पास प्रिंसिपल किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स का। ओके, अगर टॉर्क जीरो है मींस आर और एफ दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन हमारे पास टॉर्क लेकर आए, और इस वाले केस में भी जो लेकर आए, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर गए, जहां टॉर्क है ही नहीं, ना तो इस साइड ना तो इस साइड। और ये जो ओरिजिनल पॉइंट है ये कुछ इस जगह के ऊपर है कि यहां पर ना तो टॉर्क आ ही नहीं रही, किसी भी तरह से नहीं आ रही, चाहे एक दूसरे के साथ कैंसल आउट कर गए, जहां फोर्सेस ये F1 और F2 है ही नहीं, ये अगर नहीं थे तो देयरफॉर तब भी टॉर्क जीरो है। क्लियर, तो टॉर्क अगर जीरो है बच्चों एट दैट टाइम इस पोजीशन के ऊपर कोई भी मोशन नहीं आएगा, रोटेशन मोशन नहीं आएगा, बॉडी बैलेंस्ड में होगी। तो ये प्रिंसिपल था किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स का।
ओके तो इससे बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस है जिसकी वीडियो मैं बच्चों पहले भी आपको दे चुका हूं, लिंक छोड़ दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं फिर भी ओवरव्यू देते हुए मैं इसको चलूंगा। तो इसके अंदर मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ेंगे, हम लोड पढ़ेंगे, एफर्ट पढ़ेंगे, सब थिंग्स पढ़ेंगे। तो देखिए वो क्या क्या थिंग्स थी, स्क्रीनशॉट मार लिया। देखो ये है मेरे पास कोई फलक्रम, फलक्रम मीन्स जिस जगह के ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन बनती है। तो यहां पर एक हो गया फोर्स नीचे को, मैं मान लो इसको ऐसे लिख दिया, कोई फोर्स है नीचे को, और यहां पर भी एक फोर्स है नीचे को, कोई वेट है दोनों साइड को। ठीक है बच्चों, ये है R1, ये है R2, ये है F1 और यहां पर ये है F2 इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू mg, मास m1 यहां पर मास m2, m1g m2g। क्लियर? तो अब अगर बच्चों ये बिल्कुल सेंटर पे है, जितना है ये उतना है ये, तो देयरफॉर ये दोनों फोर्सेस भी क्या होंगे, F इक्वल्स टू F होंगे, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। तो तभी क्या बना, ये इस साइड का मोशन, ये इस साइड का मोशन, टॉर्क जीरो, प्रिंसिपल रिसीव्ड। सो एट दैट टाइम ना तो ये नीचे को जाएगा ना तो ये नीचे को जाएगा। क्लियर? टॉर्क जीरो हो गया। तो एट इसका मतलब अब ये इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं बच्चों इसको यहां से हटाकर यहां पर कर दूं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका मतलब इस टाइम के ऊपर क्या होगा, ये वाला जो फोर्स, अब क्या ये F और ये F क्या दोनों ये सेम है? अगर टॉर्क मान लिया जाए कि जीरो है यहां पर भी, तो क्या एट दैट टाइम ये दोनों FF सेम है? समझिए कैसे, देखो क्या बनेगा। अब R1 कोई और है, R2 कोई और था। पिछले वाले केस में R इक्वल्स टू R ही था, एट दैट टाइम ये अगर यहां पर था फलक्रम, जितना R ये उतना ही R ये था। अब क्या है, यहां से फलक्रम हटकर यहां पर पहुंच गया, तो R1 साथ में क्या आएगा, यहां पर कुछ F इक्वल्स टू टॉर्क जीरो है, तो देयरफॉर ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज और ये कौन सा हो गया क्लॉकवाइज, R2 साथ में आएगा F। ओके, टॉर्क जीरो है। अगर टॉर्क है तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये किसी न किसी तरफ को घूमेगी, चाहे इस तरफ को चाहे इस तरफ को। बट कंडीशन क्या है कि टॉर्क जीरो चाहिए प्रिंसिपल के लिए, तो टॉर्क जीरो है, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड में है, बैलेंस्ड में है। तो इस वाले केस में क्या होगा, R ज्यादा है, R2 ज्यादा है, ये कुछ ज्यादा है, R1 ये लेस है। दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम होनी चाहिए तभी ये इक्वल्स टू हो पाएंगे। तो अगर ये ज्यादा है तो देयरफॉर इसका मतलब ये ज्यादा होगा, इसको मैं F1 लिख दूं, इसको मैं F2 लिख दूं, तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये क्या होगा, कम होगा, कम होगा। सही में बात समझ में आ गई, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। तो तभी तो इसको क्या बोलते हैं, लोड। अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज को आपने बच्चों उठाना हो और बहुत हैवी हो, तो उसका फलक्रम हमेशा उसकी ओर लेकर जाओ, हैवी बॉडी की ओर। तो यहां पर अगर आप कम भी फोर्स लगाओगे तो ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये बॉडी आराम से ऊपर को उठ जाएगी। तभी किसी हैवी चीज को उठाना हो तो उसका जो फलक्रम होता है बच्चों, वो ऑलवेज उस बॉडी की तरफ लेकर जाना चाहिए, ये लेस हो जाए, क्योंकि दोनों के लिए टॉर्क क्या होनी चाहिए, जीरो, बैलेंस्ड केस आना चाहिए। तो ये अगर ज्यादा होगा तो इसका ये लेस कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट में टॉर्क सेम चाहिए। तो जितनी टॉर्क यहां पर उतनी टॉर्क यहां पर होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, दोनों इक्वल्स टू एक जितनी हो जाए तभी ये ऐसे मूव कर पाएगी। और अगर बैलेंस्ड है तो आराम से बैलेंस होगी। अगर इस फुलक्रम पॉइंट को मैं यहां पर ले आऊंगा, अगर इसको घुमाना है, जैसे मान लो मैं इसको उठाऊं, इसको ऊपर को उठाना है, इसको नीचे को उठाना है बच्चों, तो एट दैट टाइम क्या होगा, इस पॉइंट को यहां पर लेकर जाओ ताकि प्रॉपर एक ही टॉर्क बन सके। तो इस वाले टॉर्क, इस वाले केस में R2 ज्यादा हो जाएगा, F कम होगा, तो उतनी टॉर्क बनी। इस वाले केस में R1 लेस है और F1 जो ज्यादा है तो वो भी उतनी टॉर्क बनी। ये ऊपर को ये नीचे से आराम से चीज उठाई जा सकती है, हैवी से हैवी चीज। तो इस वाले केस में बच्चों इसको हम बोलते हैं, इसको उठाना होता है, ज्यादातर लेफ्ट वाले केस में ही पढ़ा जाता है बच्चों। ये इसको हम बोलते हैं लोड और इसको हम बोलते हैं लोड आर्म। इसको फलक्रम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, इसको हम बोलते हैं एफर्ट। ओके, एक वर्ड है मैकेनिकल एडवांटेज। वो क्या होता है, वो ऑलवेज होता है बच्चों लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट मींस ये अगर लोड था, लोड ये है एफर्ट,
लोड अपॉन एफर्ट, तो ये क्या हो गई, एफर्ट आर्म थी, तो ये है लोड आर्म, तो वो किसके बराबर हुई बच्चों, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ओके, हैवी चीज कौन सी होती है, ये फलक्रम इसकी ओर लेकर जाया जाता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हम ऑलवेज लेस एफर्ट देना चाहेंगे किसी भी चीज को उठाने के लिए, तभी तो इसको लंबा करते हैं। तो देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू बच्चों की कहां तक होती है, चाहे इक्वल्स टू या इससे 1 से ज्यादा। अब इक्वल्स टू का मतलब क्या, कि जब ये पॉइंट यहां पर ही हो, जितना ये होगा एफर्ट उतना, जितना ये लोड होगा उतना हम एफर्ट दे सकते हैं आराम से, मैं उतना जोर लगाऊं। सो एट दैट टाइम क्या होगा, ये लोड आर्म और एफर्ट आर्म एक जितनी होंगी। ओके, क्योंकि ये पॉइंट यहां पर होगा एट दैट टाइम, जितना लोड उठाना मैं उतना एफर्ट दे सकता हूं, ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो गए। तो एट दैट टाइम क्या होगा, जितना ये उतना ये, और एट दैट टाइम एफर्ट आर्म और लोड आर्म भी अगर जितनी होंगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1 के। रेस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, अगर मैं इस साइड को लेकर आऊं तो ये लोड ज्यादा होता है, एफर्ट हम ऑलवेज लेस प्रोवाइड करते हैं, एट दैट टाइम एफर्ट आर्म ज्यादा होती है, और लोड क्या होता है, लोड आर्म क्या होती है, लेस होती है। तो देयरफॉर एफर्ट आर्म मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, और लोड क्या होगा एट दैट टाइम, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू क्या होता है, एफर्ट। इसका मतलब ये हुआ, या इसका मतलब क्या हुआ कि एफर्ट आर्म जो है वो इक्वल्स टू या ग्रेटर देन होती है किससे, लोड आर्म से। समझ में आ गई बात बच्चों। तो ये थिंग्स थी जो हमने अभी पढ़नी थी, तो आपको बच्चों ये समझ आ गई होगी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो इसको मानो स्क्रीनशॉट जल्दी से, इसको भी अभी इरेज करूंगा। इसके बाद बच्चों अभी 2-3 थिंग्स और पढ़ दिया। एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वाह भाई नया टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इसी से समझ लो बच्चों आप। अब ये पूरी की पूरी एक बॉडी थी, ये रॉड थी, इसके ऊपर ये है, ये पूरी पूरी एक रॉड, पूरी पूरी बॉडी बन गई। ओके, कोई रिजिड बॉडी है, पूरी पूरी बॉडी है। फोर्सेस कैसे लग रहे हैं दोनों केसेस में, अगर मैं इसको लेकर चलूं कि टॉर्क क्या रखनी है, 0। ये जो मैंने थिंग्स बताई है बच्चों एप्लीकेशन थी इसकी। ओके, कि किसको उठाना कैसे है, मूवमेंट कैसे करवानी है। तो अगर टॉर्क 0 है तो एट दैट टाइम क्या होगा, दोनों केसेस में अगर फलक्रम वाला केस कुछ ऐसे लिया जाए, तो यहां से एक बॉडी, यहां से दूसरी, ये नीचे को फोर्स, ये नीचे को फोर्स, इन दोनों के फोर्स की वजह से इसका फोर्स इस साइड को F1, इसका F2, यहां पर ये R2 है, ये R1 है। तो इन फोर्सेस दोनों इस साइड को लग रहे हैं बच्चों, इन दोनों का रिएक्शन कहां पर है, ये तो एक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे को। ट्रांसलेटरी के नजरिए से अगर मैं देखूं तो ये दोनों इस साइड को मोशन नीचे को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं पिछले केस में पढ़ा चुका हूं आपको बच्चों कि ट्रांसलेटरी मोशन हो बट रोटेशनल ना हो, तो वो ये केस था। रोटेशनल हो बट ट्रांसलेटरी ना हो, तो एक ऐसे और एक ऐसे। तो इस केस में क्या है, रोटेशनल नहीं है, ट्रांसलेटरी है, दोनों नीचे को और है, टॉर्क 0 है। तो बच्चों इन दोनों के एक्शंस का रिएक्शन कहां पर होगा, इसका एक्शन इसका एक्शन, रिएक्शन कहां पर, रिएक्शन तो यहां पर होगा कहीं पर, क्योंकि इन दोनों के एक्शंस को बैलेंस कहां पर किया गया है, यहां पर, तो रिएक्शन यहां पर है। तो बच्चों इन दोनों के अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लग रही होगी, यहां पर। ग्रेविटी का सेंटर कहां पर होगा, इस पॉइंट के ऊपर होगा। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे समझे हो इसको यार। देखो हमें क्या पता था बच्चों, मैं मान लो किसी भी पार्टिकल की बात करूंगा, जैसे पहले के 1-2 केस समझने। आपके पास एक कार्ड पेपर हो, उसको बच्चों आप अपने फिंगर के ऊपर रखकर और उसको स्टे नेचर में रखना हो ऐसे, तो कैसे करोगे, ऑलवेज आप उसकी सेंटर वाली पोजीशन देखोगे, नोट करोगे। कभी हिट एंड ट्रायल मेथड होगा, कभी ऐसे गिर जाए, कभी ऐसे गिर जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वो पूरी तरह से ऐसे बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट दैट टाइम ना तो कुछ ये केस आया, ना तो कुछ ये केस आया, सिंपल ऐसे रहा। तो ऐसे रहने का मतलब क्या है
कि टॉर्क उसके ऊपर किसी भी इस पर्टिकुलर एक्सिस, ये एक्सिस हो गया एक तरह से, किसी भी साइड को टॉर्क नहीं लग रही। टॉर्क नहीं लग रही तो मींस फिक्स पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर है। तो फिक्स इसका मतलब यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन, फोर्स इस साइड को लग रहा है, इस साइड को लग रहा है, सभी का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। तो इसका अब आर कहां पर होगा, रिएक्शन कहां पर लग रही होगी, इस पॉइंट के ठीक ऊपर को रिएक्शन ऊपर को लग रही होगी। मींस सारा का सारा वेट जो है वो बैलेंस्ड किया गया है कहां पर, फलक्रम पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल ऊपर को। मींस जहां पर टॉर्क क्या हो सके, जीरो, वो पॉइंट कौन सा होगा, फलक्रम। और फलक्रम मींस उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक तरह से यही हो गया ना बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा वेट इस साइड या उस साइड कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो एट दैट टाइम क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल जाए हमारे पास, आ जाए, बट वहां पर टॉर्क क्या हो, जीरो हो। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बच्चों आर लग रही होती है, और वो क्या होती है, F1 प्लस F2। ये F1 ये F2 दोनों का फोर्स यहां पर लगा हुआ है, तो आर क्या है, F1 प्लस F2। तो ये है रिएक्शन जहां पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी हुई है। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मार्क यहां पर आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो बच्चों टॉर्क है क्या, अब टॉर्क यहां पर, इसका मतलब टॉर्क क्या हुआ। अब मैं किसी भी एक पार्टिकल की बात करूं तो वो क्या बनेगा बच्चों, अगर मैं ith पार्टिकल की बात करूंगा तो वो बनेगा बच्चों ये कुछ, इस पूरी रॉड के ऊपर, इस अभी मैं कार्डबोर्ड एग्जांपल दे रहा हूं तो बच्चों कार्डबोर्ड एग्जांपल कुछ ये हो गई, कुछ ऐसे रेगुलर शेप था, इसके ठीक सेंटर में ये पॉइंट है जहां पर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बना। तो यहां से कुछ यहां तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ये पर्टिकुलर पार्टिकल है ith पार्टिकल, इसकी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये सेंटर ऑफ ओरिजिन से r1। तो यहां पर फोर्स नीचे को लग रहा होगा, वो कौन सा होगा, F ith। तो ये r भी क्या है, Ri है। तो क्या बना, कुछ ये बन गया, और यहां पर बच्चों Ri है, तो Fi की वैल्यू क्या है, F क्या है, फोर्स नीचे को लगेगा, तो वो क्या होगा, Mi, और साथ में क्या होगा, G। क्लियर। तो टॉर्क कुछ ये बना, G कभी जीरो हो नहीं सकती, Ri और Mg ये दोनों, अब दोनों के बीच में एंगल क्या है, ऐसे और ऐसे 90 डिग्री एंगल था, तो Ri साथ में क्या आएगा, Mi। G जीरो हो नहीं सकता, तो टॉर्क जीरो कैसे होगी, अगर ये चीज पूरी क्या हो जाए, जीरो। तो ये चीज जब जीरो होगी एट दैट टाइम क्या होगा, टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब कौन सी पोजीशन आ चुकी है, ये फलक्रम वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, एट दैट टाइम फिक्स्ड पोजीशन होगी जहां पर वो टॉर्क क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसका मतलब ये थिंग होगी, और ये थिंग किसके लिए भी थी, अगर मैं सारे पार्टिकल्स की बात करूं तो एट दैट टाइम मेरे पास टॉर्क क्या होगी बच्चों, देखो यहां से Ri Mi सभी के लिए I इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, सारे पार्टिकल्स की बात करूं, इसके अंदर सारे पार्टिकल्स की बात करूं, तो ये बच्चों चीज जीरो होने का मतलब ये सेंटर ऑफ मास के लिए भी इक्वेशन यही थी, सेंटर ऑफ मास के लिए भी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों के लिए इक्वेशन यही सेम बन गई। तो टॉर्क अगर जीरो आ जाए हमारे पास, तो इसका मतलब वो फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास आ चुका है। फिक्स्ड पॉइंट आ गया तो यहां पर सारे के सारे जितने फोर्सेस थे उसको बैलेंस्ड किया गया है, किसने, रिएक्शन ने। तो इसका मतलब वो किसी भी साइड को नहीं जा रहा, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास आ गया, वो पॉइंट है ये। ओके, तो वो पॉइंट ही तो हमने ढूंढना है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। उम्मीद है आपको बच्चों ये भी समझ आ गया होगा। आराम से समझना, यहां से चलना, ये पूरा जो केसेस हम इस इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ रहे थे वही है। इसको समझ में आ गया, इसको इंप्लीमेंट करो इस कार्डबोर्ड के एग्जांपल पे। कार्डबोर्ड के एग्जांपल आपके पास है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास आ जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया जहां पर क्या हो सके कि बॉडी किसी भी साइड को ऐसे टॉर्क ना लग सके उसके ऊपर, मींस टॉर्क जीरो हो गई। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, सारे के सारे फोर्सेस जो कि नीचे को लग रहे थे ग्रेविटी की ओर, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे, ये कार्डबोर्ड कुछ ऐसे है, सारे फोर्सेस नीचे को लग रहे हैं, उसको बैलेंस कहां पर किया गया, आर पॉइंट के ऊपर, इस फलक्रम पॉइंट के ऊपर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले पॉइंट के ऊपर, मींस जहां पर उसकी रोटेशन बंद कर दी गई है। अब उस पॉइंट, उस आर ने सारे फोर्सेस को फिक्स करके रख दिया है, तो वो पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होगा।
क्लियर, बात समझ में आ गई। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, बट उन केसेस तक जहां तक जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। हमें पता है नियर दी अर्थ के आसपास के काफी डिस्टेंस तक जी की वैल्यू सेम रहती है, बट जैसे ही हम बहुत ज्यादा हाइट पर चले जाएं बच्चों तो वहां पर जी की वैल्यू डिफर करनी शुरू हो जाती है। सो देयरफॉर वहां तक पहुंचने से पहले तक ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी किसी भी बॉडी के लिए। क्लियर। तो अगर z की वैल्यू सेम है, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, अगर z की वैल्यू सेम है तो सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा रहेगा। क्लियर। तो ये भी खत्म हो गया। अब इसके बाद बच्चों इक्वेशंस है हमारे पास, हम इक्वेशन स्टार्ट करने लगे हैं अभी। किसकी इक्वेशन है, रोटेशनल मोशन की, उसको करेंगे स्टार्ट। इसका मारो स्क्रीनशॉट आप जल्दी से। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। और वो इक्वेशंस कैसी हैं, लीनियर के साथ रोटेशनल वाले को कंपेयर करने के बाद और फिर बनाएंगे भी कि वो कैसे बनती है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था लीनियर वाली केस में। दूसरी थी हमारे पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड थी हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसके अंदर वो देखे सभी थिंग्स क्या बनती हैं। v बनेगा फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल ओमेगा नॉट, ओके, और साथ में आएगा ए एक्सेलरेशन, साथ में टी टाइम वही रहेगा। ओके। और दूसरा है हमारे पास s डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, u ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ, आगे आएगा अल्फा और साथ में टी स्क्वायर। और नीचे वाला थर्ड है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2, साथ में आएगा अल्फा और साथ में आएगा थीटा। तो ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी इससे अब, और वो कैसी बनेगी, जैसे उसके स्टेप्स थे बच्चों वैसे ही चलेंगे हम, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे वही थिंग्स इसके साथ लेकर चलेंगे हम लगातार। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी हमारे पास एक्सेलरेशन है, और कौन सी है, वेलोसिटी है। तो रिलेशन कौन सा होगा, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होगी, वेलोसिटी साथ में एक्सेलरेशन रिलेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या बनेगा वो देखें। सबसे पहले हमें क्या पता है बच्चों, अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी डी, ये पता था, इसी को लेकर चल पड़ो यार। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियसली केस है। ओके, तो ये थिंग है, तो इसको क्या कर दो, करो यार जल्दी से इंटीग्रेट। ओके, कर दे इंटीग्रेट। बॉडी कुछ ऐसे थी, ये उसका एक्सिस वाला सेंटर वाला पॉइंट है। मान लो किसी जगह से चलकर, मान लो यहां से चलकर यहां तक पहुंच गए, या बोल दो कि यहां से चलकर यहां तक पहुंची, इस केस से यहां तक पहुंची, तो ये थीटा उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट में एट दैट टाइम यहां से पहुंची यहां तक। ओके, तो क्या होगा, अब इसकी मूवमेंट के दौरान क्या क्या थिंग्स आएंगी, तो दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर इंटीग्रेट किया तो अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन की टाइम, जब यहां से स्टार्ट किया गया 0 से लेकर टाइम t इक्वल टू टी तक, क्योंकि इनिशियली यहां से स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को ही फॉलो किया जाता है, प्रेफरली माना जाता है एज पॉजिटिव। तो इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर भी करेंगे। ये क्या है, वेलोसिटी, यहां से चलकर यहां तक एट दैट टाइम मूवमेंट के दौरान वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी, और पहले वेलोसिटी क्या थी, अब वेलोसिटी क्या होगी वो भी देखा जाएगा। अब जब ऐसे यहां से स्टार्ट किया ऐसे, तो एट दैट टाइम हो सकता है कि इस जगह पर, इस पोजीशन के ऊपर उसके पास पहले कोई वेलोसिटी हो, मान लो ओमेगा नॉट हो सकती है। जब वो मींस जब वो पार्टिकल यहां पर है एट दैट टाइम, या पार्टिकल यहां पर एट दैट टाइम उसके पास यहां पर पहले कोई वेलोसिटी हो सकती है ओमेगा नॉट, जब यहां पर पहुंच गया एट दैट टाइम वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। मींस घूमने से पहले जब हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं, टाइम को ऑन किया एट दैट टाइम, हो सकता है वो पहले किसी वेलोसिटी के साथ घूम रहा, वो ओमेगा नॉट है, अब कितनी होगी, ओमेगा। तो क्या होगा यहां पर, डी ओमेगा। लिमिट्स फिल करें, टाइम कौन सा है, t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू टी तक, ये क्या है, ओमेगा 0 से लेकर
ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा तक। तो करो जल्दी से, इस साइड को आएगा अल्फा, यहां पर क्या आएगा टी, 0 से लेकर टी तक। तो यहां पर क्या होगा ओमेगा, कहां से लेकर कहां तक, यहां पर ओमेगा 0 से लेकर ओमेगा तक लिखा। हो सकता है कि ओमेगा नॉट भी हो पहले इनिशियल, तो मैं पहली वेलोसिटी ये भी लेकर चल सकता हूं। अगर 0 होती है तो यहां पर 0 ही लेकर चले, तो ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक। तो क्या होगा, टाइम टी को 0 लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एट दैट टाइम मैंने कंडीशन ही वही कि मैंने स्टार्ट ही यहां से किया, एट दैट टाइम मैंने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन किया है, तो टी एट दैट टाइम ही स्टार्ट होगा। तो देयरफॉर टी इक्वल्स टू 0 इसलिए माना गया यहां पर। ओके, टी को जीरो को टी नॉट नहीं लिखना, क्योंकि स्टार्ट टाइम ही वही है। तो अल्फा, तो यहां पर क्या आएगा अपर माइनस लोअर, तो टी रह जाएगा, तो टी ही आ गया यहां पर। तो यहां पर क्या होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो ओमेगा क्या बन गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो पहली इक्वेशन बन करते आ रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन वो है हमारे पास ये वाली। तो ये रिलेशन किसका है, डिस्प्लेसमेंट, और किसके अंदर है ये, डिस्प्लेसमेंट है और साथ में क्या है एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। क्योंकि ये ओमेगा नॉट है, ये इनिशियल है, फाइनल नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के अंदर रिलेशन। तो इसके लिए क्या बनेगा, देखो रिलेशन क्या है हमारे पास, अल्फा से चलो, अल्फा हमारे पास क्या बनता है, सॉरी आप चलो कहां से बच्चों, आप इससे चलो। तो ये हमारे पास है ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। ये है हमारे पास ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये हमारे पास है ओमेगा। करो एक साइड को इसको ऐसे कर, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है, बट ओमेगा की वैल्यू यहां से लिखनी पड़ेगी, जैसे उस वाले केसेस में करते थे वैसे ही। तो क्या आएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, साथ में आ गया डी टी, यहां पर क्या है डी थीटा, करो इंटीग्रेट दोनों साइड को, इसको किया तो क्या बनेगा ओमेगा नॉट साथ में डी टी, इसको करेंगे और यहां पर इसको भी करेंगे। लिमिट्स कैसे होंगी, इसकी लिमिट फिर से वही केसेस सारे, टी के साथ था तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इक्वल्स टू टी तक चलेगा, यहां पर भी टी इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इक्वल्स टू टी तक चलेगा। थीटा, हाँ थीटा अब क्या होगा, यहां से जैसे ही थीटा चलेगा घूमकर अगर यहां पर आ जाए तो थीटा फिर से क्या हो जाता है 0, 360 इक्वल्स टू 0। ओके, पूरा कवर अप करने से, इसका मतलब यहां से भी थीटा 0 से स्टार्ट होकर चलेगा, तो थीटा इक्वल्स टू 0 से लेकर थीटा इक्वल्स टू थीटा तक। तो करो इसकी अभी इंटीग्रेशन, तो बच्चों क्या बनेगी, इसका बन गया यहां से ओमेगा नॉट आ गया बाहर, तो टाइम की बन गया ओमेगा टी हो गया, ये बन चुका है, प्लस इसका अल्फा निकालो बाहर, तो टी की इंटीग्रेशन क्या होगी टी स्क्वायर बाई 2, ऊपर जो लगेगा वही नीचे आएगा, टी स्क्वायर वही नीचे 2 हो गया। अब क्या होगा, ये चीज हो गई। अब इसके बाद लिमिट्स फिल करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट फिल की तो टी आ गया, लोअर लिमिट फिल की तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यही चीज रह जाएगी अकेली। इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 था, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, तो थीटा अपर माइनस लोअर, थीटा माइनस 0, तो थीटा रह गया। तो ये दूसरी इक्वेशन भी आ गई। थर्ड इक्वेशन क्या है अभी देखो, तो थर्ड इक्वेशन है बच्चों ये वाली। अब इसको कैसे करना, जैसे उसके अंदर किया था वही कैलकुलस मेथड हम जो उसके अंदर प्रेफर किया था वैसे यहां पर भी करेंगे। तो वो क्या है, अब ये किसके अंदर रिलेशन है, वेलोसिटी और साथ में क्या है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है यहां पर।
ओके, तो वो क्या बनेगा? अब देखो हमारे पास क्या है, अल्फा है डी ओमेगा वाई डी डी, क्लियर? ये हमारे पास था। अब मैं इसके साथ डी थीटा बाई डी थीटा कर दूं तो कुछ बनता है? मैंने अपनी ओर से कर दिया, जैसे उस वाले केस में किया था वैसे ही है बच्चों। तो क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी थीटा एक लिख दो और साथ में लिख दिया हमने डी थीटा बाई डी टी, मीन्स ये इसके नीचे ले आया, ये इसको इधर को, ये इधर को लेगी, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ओमेगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा, और यहां पर अल्फा के साथ आ जाएगा डी थीटा, नीचे वाला इस साइड चला गया इस साइड, और यहां पर इसके साथ आ गया ओमेगा, तो उसको मैं लिखूंगा ओमेगा साथ में डी ओमेगा। हो गया, इसका ओमेगा बन गया, डी ओमेगा साथ में आ गया, डी थीटा था वो चला गया इस साइड इसके साथ यहां पर, तो ये इकट्ठा हो गया। करो दोनों साइड इंटीग्रेट, बताओ आंसर क्या बनेगा। इसकी इंटीग्रेशन ये यहां से निकला, दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो इसको भी कर दिया, बनेगा क्या, थीटा के साथ था यहां से अल्फा लिख दिया ऐसे ही, डी थीटा था, अपर माइनस लोअर, तो क्या बनेगा, थीटा ही। ओके, अपर लिमिट लोअर क्या थी, डी थीटा इक्वल्स टू 0 से लेकर थीटा इक्वल्स टू थीटा तक, और इसका क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा तक। ये इस साइड को अल्फा और साथ में अपर माइनस लोअर, थीटे का थीटा रह गया, और इस साइड को क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर है, बन गया ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यूज लिमिट फिल करनी है अभी हमने बच्चों, तो वो क्या बनेगी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा तक, तो अल्फा थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, अपर लिमिट। ओके, यहां पर स्क्वायर था और साथ में डिवाइड बाय 2 भी आना है। ओके, एक वैल्यू थी 1 ऐड कर दी तो अपर भी, ऊपर एक वैल्यू ऐड होगी, स्क्वायर होगा, नीचे भी 2 आ गया, तो अपर वैल्यू फिल की तो क्या बनेगा, नीचे 2 है, ओमेगा का ओमेगा, फिर दूसरी बार ओमेगा का ओमेगा नॉट, दोनों का स्क्वायर था, अपर वैल्यू फिल की फिर लोअर फिल की, तो 2 इस साइड को आ गया, तो क्या बन गया बच्चों, ये पूरा पूरा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, तो ये तीसरी रिलेशन में बन गया। तो काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशन जो थी रोटेशनल मोशन के अंदर भी कैसे वैल्यू उसकी बनती है वो भी हमने कर लिया। आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें। आप स्क्रीनशॉट मार दो।